नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। ये वो शो है जहां हम आपकी कमाई, खर्च और निवेश तीनों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जीवन में चाहे आपके कितने भी वित्तीय लक्ष्य क्यों ना हो, असली और सबसे बड़ा लक्ष्य होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, और हम आपको वहीं तक पहुंचाने में आपकी सहायता भी करते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं पिछले कई सालों में आपके पर्सनल फाइनेंस पर असर डालने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक, जी हाँ, भारत के नए लेबर कोड्स के बारे में। ये नियम अब लागू हो चुके हैं और ये सीधे असर डाल सकते हैं आपकी सैलरी स्लिप, टेक होम सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी और यहाँ तक कि आपकी सीटीसी की पूरी संरचना पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बदल रहा है? सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। सरकार ने 4 बड़े लेबर कोड लागू किए हैं। वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 29 पुराने लेबर कानूनों की जगह लेते हैं। जी हाँ, इन कोड्स में आखिर क्या शामिल है? इन कोड्स में शामिल है वेतन और बोनस के नियम, काम के रिश्ते और नौकरी के नियम, पीएफ, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस जैसी सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस और अलग अलग तरह के कर्मचारियों की परिभाषाएं जैसे फिक्स टर्म, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि। कर्मचारियों के लिए अब बड़े फायदे क्या हैं, ये जान लेते हैं। कुछ मुख्य बड़े बदलाव। नेशनल फ्लोर वेज, जी हाँ, यानी पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी ज्यादा समान होगी। फिक्स टर्म और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अब परमानेंट कर्मचारियों जैसे कई अधिकार, जैसे छुट्टियां मिल सकेंगी, मेडिकल मिल सकेगा, सोशल सिक्योरिटी की प्लानिंग की जा सकेगी। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पहले 5 साल थी, अब सिर्फ 1 साल के बाद मिलेगी। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। महिला कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा दी जाएगी, यानी इक्वल पे, नाइट शिफ्ट में काम सुरक्षा और सहमति के साथ होगा। फैमिली बेनिफिट्स की व्यापक परिभाषाएं भी स्पष्ट तरीके से अब यहां पर कह दी गई हैं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी में शामिल किया गया है और कंपनियों को योगदान भी देना पड़ेगा, इसके लिए भी नियम डाल दिया गया है। लेकिन आपका टेक होम, जी हाँ, आपकी टेक होम सैलरी बदल सकती है। यहाँ एक बड़ी बात आती है। आपकी बेसिक सैलरी को आपकी सीटीसी का लगभग 50% रखना होगा। इसका असर ये होगा कि बेसिक बढ़ेगा, पीएफ और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और इसी वजह से कंपनियां अलाउंसेस कम कर सकती है और अलाउंसेस ही आपकी टेक होम सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। इसीलिए आपके हाथ में आने वाला पैसा या रकम अब थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपकी लंबी अवधि की बचत और फायदे साफ तौर से बढ़ जाते हैं। ये बदलाव आपको कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर आ जाते हैं। अगर आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अब आपकी स्थिति परमानेंट कर्मचारियों के करीब करीब ही हो गई है। सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल फायदे, ये बहुत बड़े लाभ हैं जो आपको मिल सकेंगे। अगर आप गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं तो आपको कानूनी पहचान, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। पहले ये बहुत सीमित था, तो अब यहाँ पर फायदा है। अगर आप महिला कर्मचारी हैं तो आपको बराबर वेतन और काम के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर सीटीसी वही रहती है और बेसिक बढ़ता है तो अलाउंसेस कम होंगे, यानी टेक होम कम हो जाएगा। पीएफ, ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तुरंत कैश कम, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन ज्यादा होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप जो है अपनी अगली सैलरी स्लिप में अब क्या क्या चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। जब भी अगली सैलरी स्लिप आपको मिले तो ध्यान रखें बेसिक सैलरी पहले से ज्यादा हुई है या नहीं, एक बार देख लीजिए। अलाउंसेस क्या कम हुए हैं, पीएफ, ग्रेच्युटी का डिडक्शन कितना बढ़ा है, इस पर ध्यान दें। और एचआर से पूछें कि क्या मेरी टेक होम सैलरी नए नियमों की वजह से बदली है या सीटीसी में बदलाव किया गया है। जानकारी आपको लेनी होगी क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आप जल्द ही नौकरी नेगोशिएट कर रहे हैं तो पहले ही बेसिक और अलाउंसेस का ब्रेकअप साफ कर लीजिए। समझने के लिए एक आसान उदाहरण भी आपको दे देते हैं। मान लीजिए आपका सीटीसी 10 लाख है, पहले बेसिक 4 लाख था, 40% और अलाउंसेस था 6 लाख। अब कानून के हिसाब से बेसिक कम से कम
5 लाख होना चाहिए, यानी 50%। तो 1 लाख बेसिक में जोड़ना होगा। इससे पीएफ ग्रेच्युटी ज़्यादा कटेगी। सीटीसी अगर वही रहा तो अलाउंस 6 लाख से घटकर 5 लाख हो जाएगा, यानी टेक होम कम लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे ज़्यादा होंगे। और इसी को आज हम विस्तार से समझेंगे। चलिए इस पर आपके मतलब की बात को और गहराई से हम समझते हैं। कुणाल काबरा हमारे साथ आज के मेहमान हैं, जुड़ चुके हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कुणाल, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेसब्री से इंतजार था लेबर कोड के लागू हो जाने का, और देखिए ये लागू हो भी गए हैं। कई सारे फायदे जो आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा झटका शॉर्ट टर्म में लग सकता है क्योंकि हाथ में पैसे कम आएंगे अगर सैलरी क्लास के लिहाज से हम समझे, लेकिन फायदे उससे भी ज्यादा हैं। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई मिड साइज कंपनी में काम करता हो, कोई व्यक्ति अगर सैलरीड हो, तो तुरंत बदलाव अगर उन्हें समझने हो तो वो कैसे समझे, क्या देखें? गुड इवनिंग कविता जी। आई थिंक आपने जो इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया उसमें आपने मेजॉरिटी जो बड़े चेंजेस है वो कवर कर लिए हैं। बट इसके अलावा इसमें जो सबसे पहला जो मेरे हिसाब से आता है कि अगर किसी मिड साइज कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, राइट, तो एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो रेगुलेशंस में बदलाव आए हैं ये 2020 के अराउंड अनाउंस हो गए थे। उसके अलावा कोड्स अभी रिलीज हुए हैं, लेकिन इन पे और डिटेल आना बाकी है। तो इनमें ये सेंट्रल से आया है, लेकिन इसमें अभी स्टेट वाइज और फर्दर डिटेल आना बाकी है। तो अगर इसमें जैसे हम बात करें कि जो मिनिमम वेजेस है, राइट, तो बोल दिया गया है कि फ्लोर मिनिमम सेंट्रल डिसाइड करेगा, लेकिन स्टेट्स के पास फ्रीडम है कि हर स्टेट अपना बेंचमार्क उससे ऊपर बना सकता है। उसके अलावा जो बाकी के रेगुलेशंस में भी है उसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, तो ये जो आया है, ये जो कोड्स आए हैं, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक गाइडलाइन है कि इनके अंतर्गत रहते हुए सारा काम करना है। लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो थोड़े से डिटेल का हमें और इंतजार करना पड़ेगा। चाहे वो गिग वर्कर्स का 1 से 2% एक्स्ट्रा निकाल के उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, तो वो बेनिफिट पीएफ से मिलेगा या उनके लिए कोई अलग फंड क्रिएट किया जाएगा, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमें आने वाले कुछ और दिनों में या हफ्तों में पता चलेगा। ये एक एडिशनल सबसे बड़ी पहली चीज मैं कहना चाहूंगा। उसके अलावा आई थिंक आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि आपका टेक होम सैलरी डेफिनेटली चेंज होगा, राइट। एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें भी आपके एम्प्लॉयर्स उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिकॉज पीएफ का जो आपका पैसा कटता है वो पीएफ का पैसा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों रहता है। जब आपका बेसिक चेंज होगा, जब आपका बेसिक प्लस अलाउंस जो है जो 50% क्रॉस करेगा, मेजोरिटी कंपनीज में वो नहीं होता, 30 से 40% ही होता है, बाकी का अलाउंसेस होता है। तो जब वो वैल्यूज चेंज होगी तो आपका पीएफ भी चेंज होगा, ग्रेच्युटी भी चेंज होगी। लेकिन कंपनी सीटीसी पे काम करती है, कॉस्ट टू कंपनी पे काम करती है। तो जब आपका कॉस्ट टू कंपनी में जब ये वेरिएबल्स चेंज होगा, तो क्या आपके एम्प्लॉयर अभी भी पुरानी सीटीसी के हिसाब से आपका पे स्लिप चेंज करेंगे, या एम्प्लॉयर्स आपका सीटीसी थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ताकि आपके इन हैंड में ज्यादा असर ना आए। ये बात आपने काफी अच्छे से बताई है कि जो इन हैंड में फर्क आएगा वो शॉर्ट टर्म का लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है, बिकॉज आपका पीएफ बढ़ेगा, आपका ग्रेच्युटी बढ़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट रहेगा। लेकिन इन सब का आपके सीटीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, वो एक बार और देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स या जिस तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ, वो आपको डबल चेक करना पड़ेगा कि आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो बट वो फिक्स्ड टर्म अगर लिखा है या नहीं लिखा है, राइट, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अगर वो फिक्स टर्म लिखा गया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को भी 5 साल के बाद ग्रेच्युटी मिलती है और वो अब नियम एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हो तो अब आपका अगर 1 साल कंप्लीट हो गया है या होने वाला है या 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस 1 साल के बाद आप जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब आपको ग्रेच्युटी भी मिली जाएगी। अब इसमें देखने की बात ये रहेगी कि बिकॉज आपका सीटीसी पहले से डिफाइन था, क्या वो सीटीसी में एडजस्ट करके आपको ग्रेच्युटी दी जाएगी या आपको ग्रेच्युटी के लिए कंपनी एडिशनल खर्चा करेगी। तो वो चीज़ें आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में और ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा ओवर टाइम के अराउंड भी आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर या आपकी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको रिविजिट करना चाहिए। बिकॉज पहले भी ये था कि जो 48 घंटे का जो नियम है हफ्ते का, वो सेम रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो डेली लिमिट है, डेली लिमिट को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आप 8 से 12 कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 9 घंटे। लेकिन जो भी ओवर टाइम होगा वो ओवर टाइम कंपल्सरीली आपको डबल, जो आपका नॉर्मल सैलरी है उसके डबल के रेट पे आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको रिव्यू करना पड़ेगा, वो आपको जाके बात करनी पड़ेगी कि उसमें किस तरीके से बदलाव आएंगे। और
क्या आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा आप जिस भी वेतन पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे हो। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी इमीडिएटली कंसिडरेशन करने पे। बहरहाल तमाम बातें लेकिन आपने हमें समझाई, समय दिया। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो नए लेबर कोड्स आपको बेहतर सुरक्षा और लंबे समय के फायदे यहाँ पर देते हैं, लेकिन सैलरी की संरचना बदलने से इमीडिएट टेक होम पर असर पड़ सकता है। इसीलिए अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर चेक करें और तमाम इसको लेके जानकारी आप अपने एचआर से लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब पर फोकस होगा।